अतः खत्म होने ही वाला है। इसके बाद एगो प्रश्नावली नहीं। हाँ तो शुरू करते हैं। ठीक से बैठो, स्टूडेंट की तरह, स्टूडेंट की तरह बैठो। अब ध्यान एकदम हमारे तरफ। इसमें आपको 1 नंबर का जितना भी क्वेश्चन है, अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। एगो बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 का 3। चार भी बना दे रहे हैं। अब सब कोई ध्यान से सुनेगा, बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा। जब पढ़ा देंगे तब औरिया में बोलना है, ठीक है? बीच में नहीं बोलना है, लास्ट में। अभी देखो, ध्यान से सुनो। साइड में हमारे पूरा भीतर हाथ निकल, भीतर हम आते जा रहा है मुंह। मैं ये बोल रहा था, पहले यहाँ तक के बात को ठीक से समझो, ये क्या कह रहा है। कितना आदमी डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने लगता है, ये नहीं पढ़े क्या कह रहा है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। पहले ये पूछा है कि 4 गो सवाल है, तो देखा बोले है कि बीच में कुछ नहीं कर रहा है। रुक जाओ, रुक जा। कौन है, कौन है? नहीं, बोले कि पढ़ा लेंगे तब कुछ करना। अब तले हो गया। ठीक है, फिर से इतना दूर तक डिलीट कर दिया जाएगा। इसमें कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म मतलब जोड़ा अगर समीकरण युग्म दिया है तो इसमें किसका अद्वितीय हल है, पहले ये चेक करना है। इसके बाद बोल रहा है किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। 3 वो चीज हमको चेक करना है, उस तीनों में से कोई तो एक होगा, पहले ये डिसाइड करना है। इसके बाद कह रहा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में, मतलब स्थिति 3 गो है, अगर इसमें से अद्वितीय हल की स्थिति पाई गई तब जाकर उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब सवाल तब बनाना है जब अद्वितीय हल पाया जाए। इसके अलावा 2 गो केस और बच गया, कोई हल नहीं, एक गो बच गया आपका अनेक हल। ये दोनों में से कौन हुआ, सवाल नहीं बनेगा। समझ में आया? तो अब आप ध्यान दें, सभी बच्चों को याद रखना है, जो नए बच्चे हैं वो भी ध्यान दें। अगर A1 बटा A2 अब बराबर नहीं हो B1 बटा B2 के, तभी जाकर बोला जाता है अद्वितीय हल। बात बुझाया? अद्वितीय माने एक हल। अगर ये दोनों बराबर आ गया, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, अगर बराबर आ गया तब हम तीसरा चीज निकालते हैं। ध्यान दीजिए, ये दोनों बराबर आ गया, पहले ये दोनों को ही चेक करना है। अगर ये आ गया तब निकालना है क्या चीज, C1 बटा C2। तो अब 2 चीज हो सकता है यहाँ से, या तो हो सकता है कि ये बराबर आए, जैसे ये चीज, ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये हो सकता है कि बराबर आ जाए या बराबर नहीं आए, 2 गो ही केस होगा।
अगर ये बराबर आ गया मतलब तीनों बराबर, तो अनेक हल बोला जाएगा। अगर ये बराबर नहीं आया तो कोई हल नहीं। बोलो तरीका समझ में आया? तो फिर से पूछ रहे हैं, बताइएगा। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, कौन सा हल? अनेक हल। अगर यहाँ रहे तो, अगर ये रहे तो हाई रहेगा, तो हाई निकालने की जरूरत नहीं है, तो कौन सा हल हो जाएगा? हाँ, तो बस यही चेक, सबसे पहले यही चेक किया जाता है। समझ में आया? अब सुनिए ध्यान से, A1 बटा A2 निकालेंगे, तो A1 इसको कहते हैं 3, आई इसको 6, काट के आएगा कितना? आई 3 एकम तो 3 दूना 2, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो कितना आया? B1 बटा B2 बराबर -5 बटा -10 है, 1 बटा 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 बटा 2, दोनों बराबर आ गया। अगर दोनों बराबर है तब तीसरा निकालते हैं, C1 बटा C2 कितना? 20 बटा 40 कितना? अब देखो लिखेंगे कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, इसलिए अनेक हल है, अनेक हल है। अब यहाँ पढ़िए क्या कह रहा है, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। क्या अनेक हल के लिए बोला है? नहीं, इसका मतलब आगे नहीं बनाना है, हमारा इतना ही आंसर हो गया, हो गया, खत्म। बोलो वो तो हो गया। अब बोलिए काथी में आई दू, आई देखिए 4 नंबर भी देख, 4 नंबर देख लीजिए, 1 बटा 3 -3 बटा -3, एक कट के एक आ गया, तो ये कौन सा हल होगा? हाँ, एक हल चाहे अद्वितीय हल, एक हल बोलो अद्वितीय हल, एक ही बात हुआ, तो बनाना पड़ेगा इसको। तो कहो एक बना देंगे, नहीं तो 4 3x - 3y -15 बराबर 0। देख रहे हो कुछ? क्या देख रहे हो? बाहिरो ना देख रहा, कॉमन नहीं लोग रहा है। फिर यही समीकरण 1 हुआ, इसमें कॉमन है 3, तो x माइनस वाई या माइनस 15, 3 × 5 = 15 0, तो x माइनस वाई -5 0 बटा 3, हम खाली 0 लिख देंगे तो बुझा जाएगा, बाद में ही मत पूछना 3 कब है, ये पूछा तो माने 2 लाख। तो इतना हुआ। अभी समीकरण नंबर का हुआ 2। अब ठीक से देखो A1 बटा A2 कितना होगा, तो कौन कितना लोग हिया देखेगा? हिया देखना है, 1 बटा 1, तो 1 आया। B1 बटा B2 देखो यहाँ कितना है -3, और यहाँ क्या है -1, कट के कितना आ जाएगा? 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या बराबर आया? तो लिखेंगे चूंकि A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, इसलिए अद्वितीय हल है। हो गया अंकल, इतना ही होगा। अब आगे देखिए, रुक जाइए, अब हम इसे वज्र गुणन विधि से बनाएंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे BCAB लिख लेना है, याद है तरीका? और BCAB लिखने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ से नंबर उठाना है। एक किसका मान है? A का। B का मान -3 है, -3 यहाँ भी लिखाएगा। C का मान 7। बोलो बुझाया? हाँ ठीक है। अब इधर इसमें A का मान कितना है? 1, B का मान -1 -1, C का -5। अब तीर चलाना है ऐसे, हो गया। अब आप क्या कीजिए, इसे जगह कम है तो खाली हम x लिख ले रहे हैं, ठीक है? और अब आप क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ से आंसर निकालेंगे, तो ये वाला पार्ट ऊपर लिखना है,
जैसे -3 में गुना करेंगे कितना से, -5 से, तो कितना होगा बोलो, ऐसे बुझा जाएगा, माइनस गुना करो 7 उतार लो नीचे। अब यहाँ से 1 में -1 से गुना करो, -1, फिर माइनस का चिन्ह दे दिए, 1 में -3 से -1 और आ गया, तब +3 हो जाएगा। चलो 15 से 7 घटा लो, और नीचे 3 से 2 काट दो, तो 4 आंसर हो गया एगो। अब वो आई फिर से यहाँ पे -7 से 1 में गुना करो, -7, -5 से 1 में, एगो माइनस सूत्र का, एगो और माइनस, +5, बुझा रहा है ना। चलो हाई जो चीज देख रहा है वो नीचे ऑलरेडी -1 +3 है, ये वाला उतरेगा। अब कितना होगा, 5 से 7 गया, -2, नीचे 2 काट दोगे तो -1, आंसर हो गया। बोलो बुझा गया। कौन सा हाई वाला, हाई नीचे वाला, वाई वाला में जो एक्स वाला में नीचे होता है वही नीचे एस भी होता है। ऊपर वाला कैसे है, ये बात को याद रखो। हाई 2 गो जोड़ा लोगे ना हाई, तो इससे एक्स का मान मिलेगा, समझ में आया। इतना दूर से एक्स का मान मिलता है। और अगर ये वाला पेयर लोगे, ये वाला, तो इससे किसका मान मिलता है, वाई का। अब देखो हाई वाला पहले देखो क्या है, पहले -3 से -5 में गुना किया, +15। हाई घटाओ, बताओ कहाँ से आया, सूत्र में, सूत्र का घटाओ। -1 से -7 में गुना किया, +7, तो खाली 7 उतार दिए। अब वही चीज नीचे, फिर यहाँ पे देखो हाई दोनों के नीचे लिखाता है, तो 1 में -1 से गुना हुआ -1, 1 में -3 से गुना हुआ -3, लेकिन एक और माइनस होता है तो +3। अब तुम ये वाला वैल्यू देखो, -7 से 1 में गुना करो, -7, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह देते हैं, -5 में 1 से गुना करो, -5, एक और माइनस आ गया, तो इसलिए क्या हो गया, +5। बुझा गया। अब ये वज्र गुणन विधि है। इसमें किसी को कोई डाउट, आगे बढ़ा जाए। वज्र गुणन विधि मतलब सब कोई अप्लाई नहीं करता है, ये खाली नॉलेज के लिए है। सब कोई सबसे ज्यादा विलोपन विधि सॉल्व करता है, ठीक है। आपको विलोपन विधि ज्यादा यूज करना चाहिए, ठीक है। देखिए अब आगे समझिए, इसके बाद हम अब विलोपन ही यूज करके सब सवाल बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पढ़ लीजिए, सवाल में ऐसा कहीं नहीं बोल रहा है कि वज्र गुणन विधि से ही बनाइए, ये बोला है किसी बीजगणितीय विधि से, किसी मतलब जौन मन करे, विलोपन विधि हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ भी देखिए सवाल नंबर 2, तो ये सवाल थोड़ा सा समझने वाला चीज है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा कैसे ही सब सवाल बनाते हैं, सीखना है इसमें, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर तरह के चीजों में पूछ जाएगा, छोटा छोटा बात पूछेगा। तो अब आप ध्यान से एकदम समझिएगा यहाँ क्या कह रहा है। देखिए, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म, तो आप देख सकते हैं ये भी दो गो समीकरण है, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब इसमें ये बोल रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए, तो इस लाइन से सीधा पता चल रहा है कि ए और बी का मान नहीं मालूम, ए और बी का मान मालूम करना है। तो हमारा पहला मकसद कि ए और बी ज्ञात करना, लेकिन कंडीशन लगा रहा है कि ये समीकरण के जो युग्म है ये अपरिमित रूप से कौन से हल हैं, अनेक हल। मतलब आप ए और बी का ऐसा मान निकालिए कि जिसको इसमें अगर रख दिया जाए तो ये अनेक हल हो जाए। तो हमने बोला है पहले ही कि ये कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है, अनेक हल के लिए हम जानते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ऐसा हो अगर तभी हम क्या बोलते हैं, अनेक हल। क्या और कोई चीज पढ़े हो, हमारे पास यही कॉन्सेप्ट है कि यह अगर होगा तभी ये कौन सा हल होगा, अनेक हल। अब हमारे दिमाग में तो है कि अनेक हल के लिए तीनों बराबर करेंगे, तो तीनों का मान खोजेंगे कि कौन है भाई। तो आप याद करें, x के साथ जो रहता है वो a1, नीचे जो x के साथ है वो क्या है, b1, a2, ये a1, तो ये वाला कोई बता सकता है a2 के जगह पे पूरा पूरा वैल्यू कितना लिखा हुआ है, पूरा का पूरा a माइनस बी a2 का मान है, खाली अकेले नहीं है, पूरा इतना किसका मान है, a माइनस बी a2 का मान हो गया।
A1 का मान कितना है 2, तो 2 बटा a 2x नहीं 2, x को छोड़ के जो होता है वो a1 है, x को छोड़ कर ये 2 बच गया, इधर x को छोड़ के क्या बच गया, तो ये a1 बाई a2 होगा। ठीक, अब बताओ b1 का मान और b2 का मान, b2 a प्लस b हो गया। अब c1 का मान बताओ, 7 हो जाएगा, और c2 का मान ये वाला। कितने बच्चों को लगेगा कि सर 7 को उधर कर देंगे तब ना c1 होगा, ऐसा लग रहा होगा, तो याद रहे c1 का मान 7 को अगर उधर करोगे तो इसको भी उधर करना होगा। समझ में आया? तो बात एक ही हुई, अगर इसको उधर करोगे इसको इधर करोगे तो ये भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा, और जब c1 बाई c2 निकालने जाओगे तो निगेटिव निगेटिव कट जाएगा, ऐसा होगा। इसीलिए बराबर के इधर या तो दोनों होना चाहिए, आ नहीं तो उधर होना चाहिए। तो ये पहले ही से बराबर के इधर है, इसीलिए आराम से c1 और बाई c2 निकल जाएगा। बोलो ये तीनों के तीनों बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि अनेक हल हैं। तो हम ये चीज बनाने के लिए सबसे पहले ये बात हम लिख देंगे कि अनेक हल होने के लिए, अनेक हल होने के लिए a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। समझ में आया? होना चाहिए, ऐसा होगा तभी। अब आप इनके जगह पर उनके मान को लिखिए। ठीक, तो a1 बाई a2 में a1 का मान 2 है, और ये a माइनस बी यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 बटा a माइनस बी बराबर, अब 3 बटा a प्लस बी, फिर बराबर 7 बटा 3a प्लस बी माइनस 2। अब ये चीज यहां से आपके लिए एक नया चीज है, कभी भी तुम 3 गो बराबर वाला ऐसा सवाल नहीं बनाया होगा, पहले बार ना है। तो अब यहां से इस तरह के सवाल कैसे बनाते हैं ये ध्यान से आज सीख लो, क्योंकि ऐसा कभी भी मिले तो तरीका यही होगा जो अभी सिखा रहे हैं। जब कभी भी 3 ठो चीज आपस में बराबर हो, ठीक है, तो हम अपने से अपने मन से 2-2 का पेयर लगा करके, 2-2 गो का पेयर लगा करके और अलग अलग लिखते हैं। जैसे हमारा मन करेगा तो हम इसको और इसको बराबर में अलग लिखेंगे, बात बुझाया? इसको नहीं लिखेंगे, लेकिन इसको छोड़ेंगे भी नहीं, इसका हम अगला बिट में इसका यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको और इसको, इन दोनों को अलग लिखेंगे, बात बुझाया? तो किसको छोड़ना पड़ेगा? ये वाला, ये वाला। एक और उपाय है, या तो आप ये छोड़ दो और इन दोनों को ले लो, ठीक है। तो कभी भी आपको 2 गो ले करके नया समीकरण बनाना है और सॉल्व करना है, तो तरीका क्या सीखे? या तो इन दोनों को पहले यूज कर लो, फिर इसके बाद इन दोनों को ले सकते हो, और नहीं तो इसको छोड़ के इसको ले सकते हो, दोनों से आंसर एक ही आएगा। तो चलिए कैसे हम यूज करें बताइए आप लोग, जैसे कहिएगा वैसे चलेंगे। पहले हम दोनों ले लें, तो हम लिखेंगे 2 बटा इंप्लाई दैट का चिन्ह दे करके a माइनस बी बराबर 3 बटा a प्लस बी, ये हो जाएगा। अब इसमें तिरछा गुना करना होगा, जैसे अब आप इसमें ये 3 है तो 3 से गुना करिएगा, 3a माइनस 3b बराबर गुना कीजिए 2a प्लस 2b हो जाएगा। अब a वाले के पास a वाला को ले जाइए, ठीक है, तो कितना होगा 3a माइनस 2a माइनस 3b के पास क्या ले जाएंगे 2b माइनस 2b बराबर क्या हो जाएगा 0। अब बताओ क्या लिखेंगे, ये घट जाएगा तो a होगा माइनस b 5b बराबर में 0। एक प्रकार का रैखिक समीकरण आया, तो इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 1। बोलो ये बात बुझाया? समझ में आया? अब बताओ इसके बाद क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को छोड़ना होगा, किसी एक नंबर छोड़ दे तो हाई लेंगे 3 बटा a प्लस बी, यहाँ पे लिख देंगे 3 बटा a प्लस बी बराबर 7 बटा 3a प्लस बी माइनस 2। चलिए
अब गुना करते हैं, जिससे ज्यादा है वो पहले लिखा जाता है। जैसे 3 से इसमें गुना होगा तो 9 आएगा, इसमें गुना होगा तो 7 आएगा। तो कौन पहले आया? ये वाला। तो ये वाला गुना करो पहले। 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर, गलती नहीं ना हो रहा है, बराबर 7a फिर प्लस में 7b। अब क्या करो कि a वाले को a के पास ले जाओ, ठीक है। अब बोलो 9a माइनस 7a, 3b के पास 7b ले जाओ प्लस 3b माइनस 7b बराबर -6 को इधर लेकर आ जाओ प्लस 6। अब घटा लो 2a, इसको घटा लो 4b और बराबर में 6। कॉमन है क्या? 2 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 2b बराबर में 6। 6 को 2 से काट दो 3 मरतबे, a माइनस 2b बराबर समीकरण 2। अब देखो तो 1 और 2 विलोपन विधि से बन सकता है। देखो तो एक पक्ष है ये a और ये a बराबर है, घटाना चाहिए कि जोड़ना चाहिए? घटाना चाहिए। तो हम खार कर दे रहे हैं समीकरण 1 से 2, चाहे 2 से 1 घटा देंगे 1 से 2, तो समीकरण 1 घटाओ 2 से, तो 1 में आपका क्या मौजूद है? a माइनस 5b बराबर में 0 और a माइनस 2b बराबर में 3। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, a कट जाएगा। 5 2 में 5 बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह उतरेगा -3b और बराबर में -3। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तब b बराबर 3/3। तो एगो आंसर मिल गया, b का मान 1। बोलो बुझाया? अब इस मान को किसी समीकरण में रख दो। समीकरण 1 में 2 में, समीकरण 2 में b का मान रखने पर ठीक है, b का मान a माइनस 2b, तो a माइनस 2 और b का मान कितना है? 1 और बराबर में 3 है। तो a बराबर इधर जाएगा तो 3 प्लस 2, तो a का मान कितना? 5। तो एगो आंसर 5 हो गया, वो क्या हो गया? 1। सही बनाए कि गलत चेक भी कर सकते हैं। सवाल बोला था कि a और b का ऐसा मान निकालो कि अनेक हल आ जाए। तो a और b का मान तुम्हें पता चल गया है। b का मान कितना है? 1 और a का मान कितना है? 5। तो 5 और 1 आंसर आया है। चलो अब अपने सवाल को देखो। यहाँ अगर तुम यहाँ a का मान 5 रखते हो और यहाँ 1 रखते हो तो कितना आएगा? 4। तो 2/4 आया, कितना? 1/2। यहाँ पे रखो 4, 5 और 1 6, 3/6, 1/2 आ गया। फिर यहाँ रखो, तब 5 रखोगे तो ये 15, आई कितना रखोगे? 1, 15 1 16, 16 से 2 गया 14, 7/14 आ गया कि नहीं? चलो एक चीज तुमको ध्यान देना है 2 नंबर में कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो देखो हम बनाएंगे, बट तुमको बताना है कि कैसे बनाना चाहिए। सोचो और बताओ। कह रहा है कि कोई हल नहीं, तो ये बताओ क्या लिखना चाहिए? बताओ 2 का 2 क्या लिखना चाहिए? आए? सवाल पढ़ो ठीक से। कोई हल नहीं होने के लिए क्या लिखेंगे? कोई हल नहीं होने के लिए बोलो क्या लिखेंगे? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। यहां अगर बुद्धि लगा दिया,
है, तो समझ गया कि कॉन्सेप्ट समझ गया कि क्या तरीका है बनाने का। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज सीखना है इसमें, पिछले सवाल से थोड़ा सा ये अलग है, ठीक है, फिर भी आप ध्यान लगाइए, बन जाना चाहिए। कह रहा है कि के किस मान के लिए, उसमें दो दो मान निकालने थे, इसमें सिर्फ एक ही मान चाहिए, और वो भी कौन सा, के का। अब आपको के का मान निकालना है, और के का ऐसा मान निकालो ताकि ये बराबर नहीं आए, C1 बटा C2, हाँ दोनों बराबर आ जाए, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं आए। तो ऐसा क्या करना चाहिए, तो पहले तो हम इन टर्म को लिख देते हैं, जैसे क्या लिखेंगे, 3 बटा क्या चीज, 2k माइनस 1 बराबर, हाँ 1 बटा k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू, उसके बाद ठीक है, कहानी यहां से बदलती है, इज नॉट इक्वल टू। तो तुम्हें बस ये बताना है कि एक ही मान निकालना है, तो 2 बार बराबर नहीं लिखा जाएगा, एक के बार लिखाएगा। कौन लिखाएगा, क्या ये दोनों टर्म कि ये दोनों टर्म कि ये वाला और ये वाला, कौन सा है, देखो हम बोले हैं ना, ध्यान से समझना है, कहानी यहां से चेंज होती है। इज अगर ये इक्वल टू आ गया तो अनेक हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू है तो कोई हल नहीं, तो सारा कहानी तो यहीं से हो रहा है। इसका मतलब हमें कोशिश ये करना है कि इज नॉट इक्वल टू वाला वैल्यू ला दें, तभी कोई हल नहीं होगा। समझ में आया, अगर बराबर का ला देंगे तो उससे क्या पता कि आगे क्या होगा, लेकिन इज नॉट इक्वल टू वाला वैल्यू ला देंगे तो ये तो कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा वैल्यू पर अनेक थी, कोई हल नहीं होगा। तो इसलिए हमको कौन सा टर्म लेना चाहिए, हाँ सेकेंड वाला, ये वाला टर्म। समझ में आया, तो इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इम्प्लाई दैट 1 बटा में k माइनस 1, और लिखने का तरीका समझो, यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं दिया, ऐसे दिया जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 1/2k प्लस 1, और जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाते चलेंगे। समझ में आया, बनाने का नियम वही रहेगा, तिरछा गुना करो, क्या होगा 2k प्लस 1, फिर से क्या लिखेंगे, इज नॉट इक्वल टू, क्या लिखेंगे k माइनस 1, अब k को उधर लेकर जाओ, तो 2k माइनस k इज नॉट इक्वल टू प्लस 1 इधर लेके आओ, तो -1 बुझा रहा है, 2k से k घटा लो, k इज नॉट इक्वल टू -2, मतलब k का मान क्या नहीं होना चाहिए, -2 नहीं होना चाहिए, आंसर हो गया। इसका मतलब हुआ k का मान -2 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो -2 नहीं होना चाहिए, अगर इससे अलग कुछ भी रहेगा तो ये कोई हल नहीं आएगा। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन वज्र गुणन दोनों विधियों से हल कीजिए, और आप किसको सबसे ज्यादा उपयुक्त मानते हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि तुम लोग बना लो, प्रतिस्थापन अप्लाई करना, वज्र गुणन विधि अप्लाई करना, जो अच्छा लगे। क्लियर है, तो 3 हम छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए। क्या हुआ, दोनों विधि से बनाइएगा, और दोनों विधि से बनाने के बाद जो आपको अच्छा लगे लिख दीजिएगा कि यह विधि अच्छी विधि है, ठीक है, या उपयुक्त विधि है। समझ में आया। चलो अब यहां से हम फिर से आ गए उसी तरह के प्रश्न पर, फिर से समीकरण फिट करना है। चलो इसमें तुम लोग का टेस्टिंग है, तुम लोग ध्यान से देखो और बताते जाना कि कहाँ कैसे समीकरण फिट होगा, ठीक है। चलो सब लोग एकदम ध्यान लगाओ इधर, 4 का 1, पहले तुम लोग खाली सवाल सामने पढ़ो, हम तुम लोग को कुछ टाइम देते हैं, और पढ़ के बताओ सबसे पहले कि क्या माना जाएगा, किसको x माना जाएगा, किसको y। पढ़ो। नियत व्यय, अच्छा, और प्रतिदिन का क्या चीज,
चलो अभी बहुत अच्छा पकड़े तुम लोग। हम लोग को इसमें दो चीज नजर आ रहा है, बहुत अच्छा आप पकड़े हैं। नियत व्यय हमको मानना होगा, आप प्रतिदिन का भोजन का मूल्य मानना होगा। सवाल को एक बार फिर से समझ लेते हैं। छात्रावास यानी हॉस्टल, ठीक है, के मासिक व्यय मतलब एक महीने का खर्चा का एक भाग नियत है। मतलब हॉस्टल में पैसा अगर आप रह रहे हैं तो उसको फिक्स रेट है कि हाँ इतना तुमको देना है ना, 7,000 8,000 इतना रुपया लगेगा या 2,000 लगेगा, हॉस्टल में रह रहे हो तो एक महीना का। और कह रहा है कि शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। मतलब अगर भोजन ज्यादा एक्स्ट्रा खाएगा तो इस हिसाब से पैसा उसको लगने लगेगा। अब कह रहा है कि जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1,000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा किया। अब तुम्हें यहाँ बुद्धि लगाना है कि भाई ए नाम का कोई लड़का या लड़की है जो 1,000 रुपया दे दिया, अब 20 दिन के लिए दिया है कि 20 दिन में उसका क्या है, भोजन का खर्चा है, तो 1,000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए कितना देता है, 1,180 अदा करने पड़ते हैं। तो ये काहे ऐसे हो रहा है, अलग अलग काहे हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भोजन के हिसाब से पैसा लग रहा है। ये बात क्लियर हुआ। अब ये बोल रहा है कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या लगेगा। तो अब आप सोचिए 1,000 रुपया अगर कोई लड़का दे रहा है तो उसमें खर्चा काथी काथी का है, खाली भोजन का है कि हॉस्टल चार्ज भी है, हॉस्टल चार्ज भी है और उसी में भोजन भी है, यही ना है। तो ये कैसे पता चलेगा कि हॉस्टल चार्ज कितना है अब भोजन का कितना है, ये तो नहीं समझ में आ रहा है। इस चीज को समझिए। तो अब ध्यान से समझिए, हम लोग ये बात को समझेंगे कि छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मतलब जितना भी वो पैसा दे रहा है, अगर हम ये मान लेते हैं कि वो 50 रुपया हॉस्टल का दिया, मान के चलो कि हॉस्टल का चार्ज कितना है 50 रुपया, एक दिन खाना खाएगा तो 5 रुपया लगेगा, एक दिन खाना खाया तो 5 रुपया लगेगा। तो खाना अगर 10 दिन खाएगा तो कैसे लाए तुम, कितना से, तो ध्यान से समझना, 50 रुपया नियत वाला माने थे। सवाल जब बनाना हो ना तो उदाहरण लोगे तो बहुत मजा आएगा और बनाने भी आएगा कि कैसे बनाना चाहिए। नियत मतलब तुम हॉस्टल का चार्ज ले लिए, 5 रुपया एक दिन के खाना मान लिया, तुम एक दिन का खाना का पैसा 5 रुपया लग रहा है, ये मान लिए। कितना दिन खाए, 10 दिन, तो तुम 10 से गुना किए, 10 दिन खाए तो 10 से गुना किए, ये टोटल कै रुपया हो गया, 50 रुपया। 50 रुपया और 50 रुपया जोड़ के कितना, लेकिन हमारे सवाल में 50 50 100 के जगह पर कितना लिखा है, 1,000। अब बुद्धि लगाते हैं, नियत भाड़ा तो नहीं मालूम था तो उसको मान लिए कि एक्स है, वो नियत जो हॉस्टल का चार्ज है वो एक्स मान लिए। कितना दिन भोजन किया ये तो हमको मालूम है, लेकिन एक दिन का भोजन का चार्ज कितना है ये नहीं पता, तो उसी को हमने 5 के जगह पर क्या मान लिए, भाई 20 दिन बेचारा खाया है तो 20 से गुना होगा, जोड़ जाड़ के टोटल कितना होगा, 1,000। समीकरण बन गया कि नहीं। अब बोलो, जो तुम माने हो उसी को लेकर के चलना है, लेकिन ध्यान रखना है कि हमको समीकरण कैसे फिट करना है। तो बोलिए अब बताइए हम क्या लिखें। सबसे पहले माना और एक नजर सवाल पर देख लीजिए। हाँ, यहाँ मेन नस पकड़ना है सवाल के कि कहाँ कह रहा है क्या निकलना है। तो माना नियत व्यय बराबर कितना, एक्स रुपया, ठीक है। अब बोलो प्रतिदिन, चाहे एक दिन लिख सकते हो, एक दिन भोजन मत का व्यय कितना, वाई रुपया। प्रश्न से बोलो, 100 रुपया तो लगा ही, साथ में 20 दिन खाया, कितना हो गया 1,000, समीकरण 1। और बोलो, हाँ 26 दिन खाया तो इसको भी तो 100 रुपया लगेगा, प्लस 26y। अब तुम लोग उस लायक हो गए हो कि अब विलोपन से सॉल्व कर सकते हो। आए, इसके बाद जरूर तुम्हें बनाने आ जाना चाहिए, हम बहुत तुमको ऐसा बनवाए सवाल।
तो इतना के बाद कर लोगे, तो इतना के बाद तुम्हारा काम रहा। हम अगले सवाल पे आते हैं, 2 नंबर। ठीक है, चलिए देखिए, जिनको नहीं बनाने आए जो बना लेगा तो उसका शेयर कर देगा, ठीक है, ग्रुप में। आइए अब यहाँ देखिए फिर से भिन्न वाला सवाल आया है, तो याद है ना कैसे मानते हैं, क्या लिखते हैं बोलो। पहले हम मान लेंगे, माना क्या चीज, भिन्न बराबर x बटा y, प्रश्न से। अब तुम लोग बोलो क्या करना है, अंश से 1 घटा देना है तो कितना बन जाएगा। अरे यहाँ देखिए 1/3 हो जाती है, पहले ही बोल दिया है, पहले जैसा नहीं है। तो बोलो क्या लिखना होगा, x में से 1 घटेगा, अंश में से 1, बटा में y 1/3, तिरछा गुना करो, 3x - 3 बराबर y, y को इधर लाओ तो 3x - y बराबर में 3, समीकरण 1। पुनः प्रश्न से, चलो अब देखो क्या कह रहा है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। अब बोलो ये तुम लोग, तनी देख लीजिए, देखिए क्या कर रहा है, हर में बोल रहा है, अंश में नहीं। एक हाँ, अब बोलिए 4x, y इधर 4x - y, एकरा बाद विलोपन लगा लेगा, बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, सुनिए, अब ये शायद हो नहीं हो पाएगा आपसे। यश ने एक टेस्ट में, एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, 40 अंक का नहीं है, इसमें 40 अंक लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए। हाँ तो हम वही बता रहे हैं, देखिए यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश माने प्राप्त करना है। यश नाम का एक कोई लड़का है जिसने टेस्ट परीक्षा दिया, 40 अंक अर्जित किया। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर मतलब गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, माने सही बना है तो 1 नंबर काट लिए। यदि उसे सही उत्तर, इसे निगेटिव मार्किंग कहते हैं, जब कंपटीशन के एग्जाम दीजिएगा तो ऐसा ही होगा, समझ में आया। गलत बना दिए तो सहियों में से कट जाएगा, समझ में आया, ऐसे भी होता है। जैसे अगर हम कहें कि 1/4 निगेटिव मार्किंग, जैसे कोई फॉर्म निकला उसमें लिखा है कि 1/4 निगेटिव मार्किंग, तो इसका मतलब हुआ कि अगर तुम 5 गो सवाल बनाते हो, 5 सवाल जिसमें से 1 गो सही है और 4 गो सवाल जो है तुम्हारा क्या हो गया, गलत हो गया, और हर एक सवाल 5-5 नंबर का है, बात बुझाया। तो हर एक सवाल अगर 5-5 नंबर का है तो उस हिसाब से तुमको 0 मार्क्स मिलेगा। कैसे, 1/4 का मतलब 4 गो सवाल बनाया तो वो 1 गो सवाल के मार्क्स के बराबर होगा, समझ में आया। यानी कि 4 गो सवाल गलत बनाए तो उसका जितना भी मार्क्स होगा उसके हिसाब से 1 गो जो सही सवाल बनाए हो उसका नंबर माइनस हो जाएगा, समझ में। यानी कि सही भी बनाए हो तो तुमको उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। 5 नंबर, आज गलती किया कई गो, 4 गो, तो 4 गो गलत किया तो उस हिसाब से 1/4 निगेटिव मार्किंग है, तो 4 गो सवाल गलती होने पर 5 नंबर तुम्हारा माइनस हो जाएगा। तो 5 - 5 बराबर क्या हो गया, 0, तो 0 मार्क्स आया। सही भी बनाया तो भी रिजल्ट नहीं आया, ऐसे भी होता है। तो गलत सवाल इसीलिए लोग नहीं मारता है। तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग बताओ कितना का है, 1 अंक की कटौती है, समझ में आया। मतलब सही भी बनाए हैं तो 1 नंबर गया, अगर ज्यादा आप 1 गो गलत बनाएंगे तो इस सही में से 1 नंबर हट जाएगा। उतना हमरा ना आवे, देखा, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ये देखिए सवाल पूछ रहा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे।
तब प्रश्न जितने भी हो, अगर मान के चलो कि 10 गो सवाल सही बनाया है, 5 गो गलत बनाया है, तो कै गो सवाल था? 15 गो था। तो कैसे पता चला तुमको कि 15 गो सवाल था? जोड़ दिए हैं। इसका मतलब हमको प्रश्न की संख्या ज्ञात करनी है, तो प्रश्न जितने तरह का है उसको ही एक्स वाई मानना होगा। तो इसमें प्रश्न दो तरह के हैं, एगो सही उत्तर वाला, एगो अशुद्ध उत्तर वाला। तो बोलो एक्स वाई किसको मानना चाहिए? माना सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बराबर एक्स और अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या। तो इसलिए कुल प्रश्न बताओ कितने हो जाएंगे? हमको यही निकालना है। अब लिखेंगे प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 40 अंक अर्जित किया, लेकिन कब? प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक। अब सोचो, अगर हम कहें कि 5 गो सही सवाल बनाए हैं तो मुझे कितना मार्क्स मिलेगा? 15, क्योंकि एगो पर 3 अंक मिल रहा है। तो अगर हम कहें कि एक सवाल ऐसे हैं जो सही हैं तो 3 अंक मिलेगा, 3 अंक एगो पर मिलेगा, तो टोटल कितना अंक मिलेगा? 3 एक्स हो जाएगा। मतलब 3 से एक्स में गुना किया तो इतना मार्क्स तुमको मिला। समझ में आया? तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 3x। लेकिन गलतियों तो बनाए हो, गलत बना रहे हो तो 1 अंक कट रहा है। 10 को अगर गलत बनाया तो 10 गो नंबर कम हो जाएगा। तो 10 गो नंबर किस में से कम होगा? सही वाला में से। तो है तो सही वाला है, ए में से कितना कम हो जाएगा? y। तब जाके यश को टोटल मार्क्स कितना आएगा? 40। समझ में आया? इस समीकरण 1 हो गया। और मेरे कुत्ता देख, अब देख का हो, सही उत्तर पर 4 तो का हो जाएगा? 4x। इतना ना तेज बारा सन 50 कॉमन है। 2x माइनस वाई बराबर 50 25। तो 2x माइनस वाई बराबर 25।